पग पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आम, लीची और नींबू के बाग में फल फटने और फल गिरने की समस्या और इसका समाधान। अधिक लाभ प्राप्त करने हेतु कैसे करें ब्रायलर मुर्गियों का आहार प्रबंधन। पशुओं के लिए हरे चारे को संरक्षित रखने हेतु साइलेज बनाने की तकनीक। हमारे राज्य के जिन बागवान भाइयों ने फलों के अंतर्गत आम, लीची और नींबू के बाग लगाए हैं, उनके बागों में इस समय फल बन चुके हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बागवान भाइयों के बागों में फल गिरने और फल फटने की समस्या देखने में आती है। अगर इस समस्या का बागवान भाई समय पर प्रबंधन कर लेते हैं तो इसके द्वारा होने वाली क्षति से वो बच सकते हैं। इसीलिए इस समस्या का आप किस तरह से समाधान करेंगे, इस विषय पर उचित सुझाव दे रहे हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर सीपी सिंह। किसान भाइयों, आपके आम के बाग में फल लग चुके हैं और वो लगभग कंचे के आकार के हो चुके हैं। अगर किसी किसान भाई के खेत में, बाग में फल फटने की समस्या है कि बीच से फल फटना शुरू होता है और ये इसी अवस्था से शुरू हो जाता है। होता क्या है कि आम में सीधी सी एक धारी सी पड़ती है और धीरे धीरे फल फटता है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था ये नहीं है। प्रारंभिक अवस्था ये है कि पहले हल्का सा इसमें शहद सा, गोंद सा निकलता है, उसके बाद में एक दरार सी पड़ती है और जब वो फटन जो ज़्यादा हो जाती है तो उसमें सफ़ेद सफ़ेद गुठली दिखाई देती है। फल वृक्षों में प्रारंभ में भारी मात्रा में फूल फल में परिवर्तित होते हैं, परंतु धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त करने तक इनकी संख्या में काफी कमी आ जाती है। ऐसा देखा गया है कि फल बनने के 2 से 4 सप्ताह के अंदर सबसे अधिक फल गिरते हैं। फल गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे निषेचन में बाधा पड़ना, भ्रूण का नष्ट होना, असंतुलित पोषण, हार्मोन्स का असंतुलन व प्रजातीय भिन्नता आदि के अतिरिक्त कुछ बाह्य कारक जैसे अधिक तापक्रम, कम आर्द्रता तथा तेज हवाएं फल के झड़ने में सहायक पाए गए हैं। होता क्या है कि ये एक सूक्ष्म तत्व होता है बोरॉन, उसकी कमी के कारण होता है और उस कमी को हम अगर इसी समय से सावधानी लें तो दूर कर सकते हैं। बहुत से बागों में बोरॉन की कमी होती है, लेकिन फटन के साथ साथ कभी कभी क्या होता है, फल बड़ा हो जाता है, पक भी जाता है, लेकिन जब काटते हैं तो अंदर से पूरा काला निकलता है, खाने योग्य नहीं होता है, जिसके कारण बागवान भाइयों को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जैसे ये आपका फल बना, फल बन के जब मटर सरसों के दाने के बराबर हुआ, उस समय एक छिड़काव हम बोरेक्स का कर सकते हैं। पहला छिड़काव में हम 8 ग्राम
बोरेक्स प्रति लीटर वाटर के हिसाब से, पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं। बोरेक्स में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि ये ठंडे पानी में कम घुलनशील है, लिहाजा हल्का सा गर्म पानी कर लें और तब उसको घोल के फिर ठंडे पानी में मिला के आप छिड़काव करें। अगर मान लीजिए बोरेक्स आप नहीं करना चाहते हैं तो एक आता है सोलुबोर। ये पूरी तरह से ठंडे पानी में घुलनशील है और इसकी हम 4 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में घोल के हिसाब से बना के छिड़काव कर सकते हैं। इन्हीं का या सोलुबोर हो या बोरेक्स हो, इसी के हम 2 छिड़काव 15-15 दिन के अंतराल पर फिर करेंगे। तो ये जो फल फटने की समस्या, अंदर से कालापन होने की समस्या से आप निजात पा सकते हैं और आपका जो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा बाजार में भी अच्छे दामों पर बिकेगा। दूसरे, आपके बाग में एक समस्या और इस समय देखने को मिलती है, अमूमन सब बागों में इस तरह का होता है कि जब कंचे या मटर के दाने के बराबर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बोर में 8-8, 10-10 दाने लगे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उसमें गिरते गिरते एक भी दाना नहीं बचता है। तो फल कम गिरें उसके लिए आप प्लेनोफिक्स जो दवा आती है जिसमें कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड होता है, इसका छिड़काव हम 20 ppm का मतलब है कि आप 4.5 ml दवा को 5 लीटर पानी में घोल के हिसाब से बना करके अगर इसी अवस्था में हम कर दें तो लगभग 25 से 30% उपज बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें फलों का गिरना कुछ कम हो जाता है। उक्त समस्याओं के समाधान के लिए कुछ बिंदुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। तेज हवाओं से बचाव के लिए बाग के चारों ओर वायुरोधक वृक्ष के पौधे होने चाहिए। यह पौधे तेज हवाओं को बाहर से अंदर प्रवेश करने में व्यवधान उत्पन्न करते हैं और फूल एवं फल कम झड़ते हैं। फल बैठने के उपरांत नियमित सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर की जानी चाहिए। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो मुर्गी पालक भाई ब्रायलर मुर्गियों का पालन कर रहे हैं, उनके लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी मुर्गियों के आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि इस व्यवसाय में आने वाले संपूर्ण खर्चे का 70 से 75% भाग आहार प्रबंधन पर खर्च होता है। इसीलिए मुर्गी पालक भाई अपनी मुर्गियों की उचित बढ़वार के लिए उनका किस तरह से करें आहार प्रबंधन, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं शिवली कानपुर देहात के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सोमेश निगम। आहार प्रबंधन ब्रॉयलर 3 स्टेज में पाला जाता है। पहला होता है चिक्स, फिर होता है स्टार्टर फीड में आता है, बाद में आता है फिनिशर फीड पे। ब्रॉयलर पालन में सबसे अधिक खर्च आहार प्रबंधन पर आता है, इसलिए जो भी किसान इस व्यवसाय को अपनाए हुए हैं वे इनके आहार व्यवस्था का उचित ध्यान रखें। आइए इनके आहार पर पूरी जानकारी जान लेते हैं। जो चिक्स फीड रहता है वो बेसिकली 10 से लेकर 14 दिन के बीच में खिलाया जाता है। उस चिक्स फीड का जो साइज़ रहता है फीड का बहुत छोटा होता है, जिससे चिक्स आराम से उसे उठा ले, और पैलेटेबल होता है जिससे वो इजीली आराम से डाइजेस्ट कर ले। फिर लगभग 14 दिन से लगभग 25 दिन की एज तक ब्रॉयलर को स्टार्टर फीड के ऊपर में रखा जाता है, और बाद में 25 दिन के ऊपर में जब तक बॉडी वेट पे रखता है फार्मर अपने फार्म के अंदर में, जब तक उसको मार्केट में कंजम्पशन ना हो जाए उसका, तब बेच ना दे, तब तक वो फिनिशर फीड पे रहता है। फिनिशर फीड 2 टाइप का होता है, एक तो फिनिशर रहता है जो रेडीमेड फीड रहता है, दूसरा होता है कंसनट्रेट। उस कंसनट्रेट में डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चरर जिसने फीड बनाया है वो उसका क्या रिकमेंडेशन है कि उस फीड में कितना मक्का अपने को मिलाना है। जनरली 1:1 का रेशियो रहता है, या बहुत ज़्यादा अगर 2:1 ये इसका रेंज रहता है।
तो इसके हिसाब से मिला के दिया जाता है। बस ध्यान आपको फिनिशर फीड में यही रखना है जब आप कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं कि जो मक्का आप इंक्लूड कर रहे हैं, मक्का बहुत बढ़िया हो, सूखी हो, ड्राइड हो। क्योंकि अगर ड्राइड नहीं होगी तो उसमें फंगस होगा। फंगस जब बर्ड उसको इनटेक करेगा तो बर्ड में फंगस के एफ्लाटॉक्सिन के साइंस आएंगे। फंगस वाला फीड, फंगस लगा, फफूंदी लगा फीड जब बर्ड खाएगी तो उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स टॉक्सिन्स की बीमारियों की शुरुआत होगी और सिम्टम उसमें दिखाई देगा। तो उस सिम्टम का फिर अपने को बचाव करना पड़ेगा। इससे बेहतर है बचाव ही उपाय है। तो इसी के अंतर्गत में जब भी आप मक्के लीजिए, मक्का एकदम बिल्कुल रेड हो, बिल्कुल, और इजी ड्राइड हो, जैसे आप दांत पे चबाएं तो एकदम भुरभुरा ना हो, कट की आवाज़ आए और टूट जाए, 2 भाग में या 3 भाग में टूट जाए। ब्रॉयलरों को आहार देने का समय भी उचित होना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर आहार न देने से आहार मुर्गियां खाती कम है और नुकसान ज्यादा करती है, जिससे आहार पर खर्च बढ़ जाता है। तो इनको आहार कब दें और कौन-कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें, आइए जानते हैं। जब भी ब्रॉयलर और लेयर को गर्मी के दिनों में हमेशा प्रयास ये करना चाहिए, जब फीडिंग हम कराएं तो फीडिंग जब आहार दें तो उसको ठंडे टाइम में दें, या तो अर्ली मॉर्निंग दें, सुबह के टाइम या शाम के टाइम। दिन में दोपहर के टाइम में देंगे तो बर्ड ज़्यादा इनटेक नहीं करता है, ज़्यादा खाता नहीं है बर्ड, इस वजह से वो फीड वेस्ट होता रहता है। इससे बचाव के लिए एक उपाय अपने पास में ये है कि अगर आप बर्ड को पूरे दिन में, मुर्गी को पूरे दिन में अगर आप ठंडा पानी, जो ड्रिंकर में हम लोग देते हैं, ठंडा पानी कम से कम 6 या 7 बार आप रेगुलर पानी चेंज करके देंगे, जितना अच्छा रेगुलरली आप पानी चेंज करेंगे उतना अच्छा बर्ड परफॉर्म करेगा और उसी में ही बर्ड फीड इंटेक अपना बढ़ा लेगा। अगर फार्म में आप सुबह पानी भर देंगे और शाम तक पानी बदलेंगे नहीं तो यकीन मानिए कि बर्ड का जो फीड इंटेक है वो भी कम हो जाएगा और वाटर इंटेक भी कम रहेगा। जितना फ्रेश वाटर आप बार बार बदल के देंगे उतना अच्छा रहेगा। सेकेंडली, गर्मियों के दिनों में हमें कायदे से कुछ लीवर एक्सट्रैक्ट साथ में देना चाहिए। लीवर एक्सट्रैक्ट हम लोग इसलिए साथ में देते हैं जिससे कि बर्ड में फीड इंटेक बढ़े, क्योंकि अगर फीड इंटेक नहीं बढ़ेगा, मुर्गी दाना अगर ज़्यादा नहीं खाएगी तो उसका बॉडी वेट बढ़ेगा नहीं उस समय के अंतर्गत में, क्योंकि सारा गेम जो है, मुर्गी का जीवन काल जो है मुश्किल से 30 से 35 दिन का है और सब वजन का है। तो इसलिए हमें प्रयास ये करना चाहिए कि एक तो पानी ठंडा दें, बार बार दें, और दूसरा पानी में इस तरह का लीवर एक्सट्रैक्ट से संबंधित कोई भी दवा हो, जैसे अप्लिफोर्ट आता है मार्केट में, लिफ 52 आता है मार्केट में, हिमालय का है, इन्हें पानी में दीजिए। पानी में इनकी बॉडी वेट के हिसाब से 20 से 40 ml पर 100 बर्ड के हिसाब से दिया जाता है। राशन ज़्यादा उठाएगी, ज़्यादा राशन उठाएगी तो ज़्यादा FCR आएगा, बहुत अच्छा FCR आएगा, कम आएगा, और वजन हमारा बढ़ेगा टाइम के अंदर में, और समय रहते हमारा फार्म खाली हो जाएगा, मार्केट में हम बर्ड को निकाल देंगे और हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है, और चलिए अब रुख कर लेते हैं अगली कड़ी की ओर। पशुओं को हरा चारा वर्ष भर उपलब्ध कराना एक कठिन कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम हरे चारे को लंबे समय तक संरक्षित करने की साइलेज विधि के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है साइलेज और आप इसे अपने पशुओं के आहार में किस प्रकार से प्रयोग में लाएंगे, इस बारे में जानकारी के लिए चलिए मिलते हैं एक कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर RK तिवारी से। पशुपालन है हमारा कृषि का एक अभिन्न अंग है, और पशुपालन में जो चारे की जो व्यवस्था होती है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 70% जो खर्च होता है हमारे पशुपालन में वो चारे पे होता है, और खासकर जब लीन पीरियड होता है तो उस समय हरे चारे की कमी हो जाती है। ऐसी अवस्था में एक साइलेज को तैयार करके हम अपने पशुओं को अच्छा चारा प्रदान कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए कुछ विशेष प्रकार की फसलें होती हैं कि जिसमें एक सालबुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे कि मक्का, ज्वार,
इस तरह की फसलों से हम साइलेज अच्छी प्रकार से तैयार कर सकते हैं। साइलेज तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि जो हम जिस फसल को हम ले रहे हैं उसमें सालबुल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिकतम हो। इसके लिए जब हम फसल को लगाते हैं अपने खेतों में, उसके लिए जब फ्लावरिंग स्टेज आता है, जब फूल 50% फूलने की अवस्था होती है, उस अवस्था में उसको हम फसल को काटते हैं। उसके बाद उसकी कुट्टी काटकर हम दो तरीके से इसको हम साइलेज को बना सकते हैं। या तो हम साइलेज पिट बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 1 या 2 पशु हैं, तो अपने पशुओं की संख्या के आधार पर हम पिट निर्धारण करते हैं कितना गहरा हमको करना है। हम जो चारा तैयार करते हैं, जो खेतों में बोते हैं, उसी चारे को हम अपने साइलो पिट में ले जाते हैं। तो जो अगर साइलो पिट बनाते हैं तो 1 साल का खर्च जो हमारा होता है, उसके बाद उसमें कोई खर्च नहीं पड़ता। जो उसके साथ जो सप्लीमेंट हम डालते हैं, नमक या शीरा, वो हम साधारण तौर पर पशुओं को भी खिलाते हैं अलग से। तो इसलिए खर्च जो सिर्फ बढ़ता है वो हमारा पिट बनाने में, गड्ढा बनाने में बनता है। इसके अलावा खर्च जो होता है वो हमको उसमें कोई एक्स्ट्रा खर्च हमको नहीं करने की ज़रूरत पड़ती है साइलेज बनाने के लिए। उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। हवा जाने से वो जो साइलेज हमारा है वो उसकी क्वालिटी, उसकी गुणवत्ता जो है वो खराब हो जाती है और उसमें फंगस लगने की भी संभावना बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा पहला यही होता है कि उसको हम उसमें हवा न जाने दें। उसको ठीक प्रकार से हर दबाते हुए साइलेज को, जो हमारा जो घास है उसको दबाते हुए, उसमें चाहे तो बीच बीच में हम जो मोलेसेस शीरा होता है वो भी उसमें डाल सकते हैं। कुछ हम नमक की भी मात्रा को उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं, ताकि जो उसका साइलेज का जो स्वाद है वो और अच्छा हो जाए बाद में। तो हम जैसे जैसे उसको दबाते हैं उसके बाद उसको भरते जाते हैं, और जब उसको साइलो पिट में जब हम उसको गड्ढे को बंद करना होता है तो उसको थोड़ा सा ऊंचाई तक ले जाते हैं जो हम चारा डालते हैं, ताकि जैसे जैसे वो कम होगा, पानी की मात्रा उसमें कम होगी तो वो नीचे बैठेगा। और ऐसी स्थिति में अगर हम उसको ऊपर तक नहीं ले जाते हैं तो वो नीचे चला जाएगा और उसमें हवा जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो उसको हम ऊपर तक ले जाते हैं, उसके बाद मिट्टी से और गोबर से उसको लीप देते हैं ताकि उसमें हवा किसी भी प्रकार अंदर ना जा पाए। लगभग 60 दिनों के बाद हम देखते हैं कि अलग अलग फसलों में 60 से 90 दिनों के बाद हम उसको किनारे से उसको खोलते हैं, और जैसे जैसे हमारी पशु की आवश्यकता होती है उसको रोज का रोज निकालते हैं। थोड़ी देर उसको छाए में बाहर हवा में फैला देते हैं ताकि जो उसके जो उसमें जो गंध है थोड़ी सी वो खत्म हो जाए और पशु उसको खाना शुरू कर देती है। और जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेस समय में जो हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं है, उस समय में हम अगर अपने पशु को हरा चारा उपलब्ध करा देते हैं, क्योंकि साइलेज का मतलब वो हरे रूप में अपने पशुओं को खिलाना, तो उस समय अगर हम साइलेज को हरे के रूप में खिला देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो पशुपालन है वो उसका व्यवसाय अच्छा होता है। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है बुधौली जिला कानपुर के कृषक मनोज चौबे ने। यह पशु आहार बटिका बनाने की विधि और इसके लाभ के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मनोज चौबे जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि पशु पोषण में विशेषकर मरुस्थल एरिया के अंदर, विशेषकर गर्मियों के दिनों में या अकाल की स्थिति में चारे की कमी हो जाती है और इसकी वजह से ये पशुओं का उत्पादन कम हो जाता है। इनमें प्रजनन क्षमता जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देने की क्षमता, ये भी कम हो जाती है। और साल भर में जैसे ज़्यादातर एक बच्चा देते हैं, कभी कभी साल भर में बच्चा देती भी नहीं है। किसान भाइयों, हमारे पशुओं में कई प्रकार की समस्याएं आती है। पशु समय पर गर्भित नहीं हो पाते और इस वजह से उनके उत्पादन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो इसी समस्या को देखते हुए हमारे वैज्ञानिकों ने आहार बट्टिका तैयार की है। तो क्या है यह आहार बट्टिका, आइए जानते हैं। तो इस पशु पोषण की कमी को पूरा करने के लिए हमारे संस्थान ने एक मल्टी न्यूट्रिएंट मिक्सर के नाम से बनाया है, बहुपोषकीय मिश्रण जो बनाया, तैयार किया है। मल्टी न्यूट्रिएंट मिक्सर बोलते हैं और ये एक संतुलित होता है और ये बहुपोषकीय है। पशुओं को ये अच्छी मात्रा में विभिन्न प्रकार के विटामिन्स और खनिज लवण आदि देता है, जिससे पशुओं को इस अकाल की स्थिति में और या कम चारे की स्थिति में ये बहुत गुणकारी है और पशुओं का उत्पादन न केवल बढ़ाता है बल्कि पूरा मेंटेन भी कर सकता है। 10 किलो पशु आहार बनाने के लिए 5 किलो 200 ग्राम हम गुड़ लेते हैं, शीरा लेते हैं
और 3 किलो 700 ग्राम चापड़ प्रयोग में लेते हैं और नमक लेते हैं 500 ग्राम और ग्वार चूरी है जो 600 ग्राम लेते हैं और खनिज जो लवण है जिसमें विभिन्न प्रकार के खनिज लवण होते हैं वो 500 ग्राम लेते हैं और ग्वार गम करीब करीब 100 ग्राम लेते हैं और यूरिया जो है वो 1% यानी कि 100 ग्राम यूरिया लेते हैं। तो इन सब को जो मिला के जो पशु आहार बनता है, तो इस प्रकार ये पशु आहार बहुत सस्ता है जिससे पशुओं को उत्तम और संतुलित पशु आहार मिलता है। इससे न केवल उत्पादन बढ़ता है बल्कि इनकी प्रजनन क्षमता भी बढ़ती है, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देते हैं और बढ़वार अच्छी होती है। किसान भाइयों, अपने पशुओं के लिए आहार बट्टिका को किस प्रकार से तैयार करें और इस आहार बट्टिका बनाने में किन किन चीजों को प्रयोग में लाएं एवं कितनी मात्रा में इनको मिलाकर तैयार करें, आइए जानते हैं। इस शीरा के घोल के अंदर हम 100 ग्राम यूरिया को पानी में घोल के और अच्छी तरीके से मिलाते हैं। अब इस शीरे या गुड़ के घोल के अंदर 500 ग्राम नमक अच्छी तरीके से मिलाया जाए और जिससे किसी भी प्रकार का गुठले वगैरह नहीं बन पाए। अब नमक के बाद 500 ग्राम खनिज लवण भी डाल रही है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार के खनिज लवण भी है और साथ में विटामिन्स भी हैं, विशेषकर विटामिन ए और विटामिन डी। गुठले हो रहे हैं उसको अच्छी तरह दबा के और मिक्स किया जाए। इसमें पाउडर में जो हवा है उसको निकाला जाए जिससे कि समान रूप से घोल तैयार हो जाए। अब इसमें मिश्रण के अंदर ग्वार चूरी 600 ग्राम इस घोल के अंदर धीरे धीरे मिलाएं जिससे कि ये उड़े नहीं। गेहूं की चापड़ 3 किलो 700 ग्राम के हिसाब से जो पशु आहार होगा वो करीब 10 किलो तैयार होगा। एक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। यही एक इसका संतुलित पशु आहार का एक बेस इंग्रेडिएंट है, मतलब एक मुख्य अवयव है गुड़ और गेहूं की चापड़। इसको अब हाथ से बहुत अच्छी तरीके से मिलाकर जिससे कि ये एक पाउडर टाइप बन जाए। गेहूं की चापड़ मिलाने के बाद लगभग हमारा मिश्रण तैयार हो गया। अब इसमें 120 ग्राम लगभग ग्वार गम डाला जा रहा है जिससे कि इस मिश्रण के अंदर अगर हम इसकी बट्टियां बनाएं तो उसको चिपकाने में बांधने में अच्छा काम आता है और पोषक तो है ही ये ग्वार गम, जिससे कि पशुओं को अच्छा पोषक तत्व मिलता है। साथ में बट्टी बनाने में ये चिपकने के लिए आसानी कर देता है। अब इस मिश्रण को हम एक तराजू में तोलते हैं। लगभग 2 किलो 300 ग्राम मिश्रण होना चाहिए, जिसको कि बट्टी बनाने के बाद ये 2 किलो रह जाता है क्योंकि सुखाने में इसका 300 ग्राम पानी बाहर उड़ जाता है। वाली मशीन जो कि बट्टी का बनाती है के सांचे में डाला जाता है और इसके नीचे एक पॉलीथीन लगाई हुई है जिससे कि ये मिश्रण दबाने के बाद चिपके नहीं। अब इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सांचे के अंदर पूरे मिश्रण को समान रूप से डाल दिया गया है। इसके सांचे के ऊपर एक लोहे की प्लेट है जिसको कि लगाया जा रहा है। अब इस सांचे को जो कि हाथ से चलने वाली मशीन है उसके नीचे लेके जा रहे हैं और इस मशीन से इस मिश्रण को दबाया जाएगा जिससे कि इस मिश्रण के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दब सकता है और ये एक कठोर रूप में बट्टी बन जाएगी जो कि जगह भी कम घेरेगी। इस तरीके से देख रहे हो आप कि मशीन को हाथ से चलने वाली एक स्क्रू ड्राइवर से दबाया जा रहा है। अब इस सांचे को बाहर रखा जाता है। सांचे को पैर दबा के बाहर निकाला जा रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये पशु आहार बट्टिका तैयार हो गई है। इस पशु आहार बट्टिका को किसी भी सूखे स्थान पर रख दिया जाता है जिससे इसमें उपस्थित पानी निकल जाए और ये सूख जाए। सुखाने के बाद आप देख रहे हैं छाया में रख दिया जाता है और इसको आप लगभग 6 महीने तक प्रयोग कर सकते हो सूखने के बाद। और सूखने के बाद इसमें इसको एक महीन कागज़ से जिसमें कि इस पशु आहार बट्टिका का जो इसमें अवयव हैं वो भी लिखे जा रहे हैं और इसका पशु आहार बट्टिका कंपोजिशन जिसे कहते हैं पूरा लिखा जा रहा है, इस कागज़ में रख दिया जाता है। इससे ये एक सुरक्षित रहती है और सूखी बट्टिका में कोई किसी भी प्रकार के जीव जंतु भी नहीं आते हैं। इस पशु आहार बट्टिका लगभग 2 किलो की वजन की होती है। सूखने के बाद इसकी जो
कॉस्ट है लेबर की कॉस्ट के हिसाब से, ये 64 रुपये प्रति बट्टी के हिसाब से बेची जाती है। ये बट्टी अगर हम अपने पशुओं को, विशेषकर गाय और भैंसों को अगर देते हैं, ठाणी में रखते हैं, तो ये लगभग 7 से लेके 10 दिन तक चलती है। और इसके फ़ायदे बहुत हैं, क्योंकि पशु इस बट्टिका को चाटने के बाद इसमें एक तो क्या होता है, खनिज लवण की जितनी भी कमी होती है शरीर में वो पूरी हो जाती है, और पशु पानी ज़्यादा पीता है और सूखा चारा अच्छा खाता है। इससे वो पशु आस-पुष्ट होता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। साथ में इसका जो दूध उत्पादन है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। ये देखा गया है गाँव में प्रयोग के आधार पर कि दूध उत्पादन करीब 10 से लेकर 25% तक बढ़ जाता है प्रतिदिन के हिसाब से अगर देखा जाए। ये निर्भर करता है कि उस पशु की जो खिलाई पिलाई है वो कैसी है। अगर पशु की खिलाई पिलाई कमज़ोर है किसान के यहाँ तो उत्पादन 25% तक बढ़ सकता है, और खिलाई पिलाई अच्छी है तो कम बढ़ता है। तो ये उन पशुओं के लिए विशेषकर कारगर है जो पशु मरुस्थल में चराई पे जाते हैं और उनको किसान भाई अच्छा खाना नहीं दे पाते, चारा नहीं दे पाते और संतुलित विशेषकर दाना नहीं दे पाते हैं। तो उस केस में ये देखा गया बट्टिका अच्छी कारगर है और ये सस्ती भी पड़ती है, और ये विशेषकर संतुलित होने की वजह से पशुओं में जितने भी प्रकार के अवयव होते हैं, खाद्य पोषण अवयव जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, खनिज लवण, विटामिन आदि की सभी की पूर्ति संतुलित रूप में हो जाती है। तो ये बड़ा उत्तम ये साधन है पशु पोषण, जो पूरक पशु बोलते हैं, आहार है, और ये हमारे यहाँ संस्था में भी उपलब्ध है और विभिन्न प्रकार की संस्थाओं में बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ से अगर कोई किसान भाई या किसी भी प्रकार के एनजीओ वगैरह लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरक पशु आहार है मिश्रण। जैसे कि आपने पहले देखा था कि वो तो बट्टी थी, और इस मिश्रण को अगर बट्टी नहीं बनाया जाए तो हम इस मिश्रण को सुखा के धूप के अंदर पाउडर के रूप में पशुओं को दे सकते हैं। आहार जो मिश्रण है आप देख रहे हैं ये करीब 28 रुपये प्रति किलो के हिसाब से पड़ता है। राज्य के विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। चारा वाली फसलों की बुवाई पर तकनीकी जानकारी, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के लाभ और महत्व, तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।